वेलकम इन डिप्लोमा एंड क्लास स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विपद सिद्धांत। ठीक है, द्विपद सिद्धांत है क्या? द्विपद सिद्धांत जिसे इंग्लिश में अगर कहा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद, जिसमें दो पद हों ऐसे को द्विपद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें द्विपद का प्रसार करते हैं हम। जैसे x प्लस ए अगर कोई द्विपद है, आप ध्यान से समझिएगा इसे, x प्लस ए पर पावर n, ठीक है, इसका प्रसार किस तरह से होगा। ठीक, यहाँ पर इस चीज को पढ़ाया जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप देखो x प्लस ए पर पावर 2, x प्लस ए पर पावर 3, इसका जो है आप फार्मूला जानते होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर, यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो भी द्विपद सिद्धांत में ही आता है। जैसे दो पद है ना, इस पर पावर का हमें प्रसार करना है। ठीक है, तो इसमें सभी जो है फार्मूला आ जाते हैं। अब चलिए इसका प्रसार कैसे करते हैं, क्या इसका मेन फार्मूला है, इस चीज को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर NC0 x पर पावर n प्लस NC1 x पर पावर n-1, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर NC0 क्या है? ये कॉम्बिनेशन यानी कि संचय है। ठीक है, इसका फार्मूला अभी हम बताएंगे कि NC1, NC0, NC2 इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझा देते हैं कि x प्लस ए पर पावर n ये होता क्या है। तो NC0 x पर पावर n प्लस NC1 x पर पावर n-1 प्लस NC2 x पर पावर n-2। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस चल रहा है x पर पावर के रूप में चलेगा, और जो नीचे वाला जो है नंबर है वह a पर पावर होता चला जाएगा, a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ स्क्वायर। अब NC3 अगर आप लिखते हैं तो x पर पावर क्या हो जाएगा, n-3, और a पर पावर 3। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस सीक्वेंस को कैसे लिखना है। ठीक है, NC0 से स्टार्ट करेंगे, और अगर मान लीजिए कोई पद है जो कि बीच में है NCR, तो x पर पावर क्या हो जाएगा, n-r, a पर पावर r। अगर इसी तरह से लास्ट पद क्या होगा, लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, तो ये लास्ट आएगा NCn प्लस NCn, और x पर पावर n-n क्या हो जाएगा, 0, जिसको x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और a पर पावर n आ जाएगा। देखिए ये x पर पावर n से शुरू हुआ और a पर पावर n पर खत्म हुआ, और यहाँ पर आपका NC0 है, NC0 से शुरू हुआ, और NCn मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कहाँ तक इसका प्रसार करेंगे, तो NC जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है जो यहाँ का पावर है वही n पर आता है, और वही नीचे से फिक्स आना चाहिए, तो यह वहां पर एंड हो जाएगा NCn पर। NC0 से स्टार्ट होगा, NCn पर उसका एंड होगा। अब बात आती है कि NC0, NC1, NC2 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और ये है क्या, तो आप ये ध्यान रखो कि NC0 या NCR जो है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक, जिसे हम संचय करते हैं, संचय या इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन। यह मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इसमें NCR की जो वैल्यू होती है वह फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r होता है। ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r होता है। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r क्या है,
आप जानते हो फैक्टोरियल में अगर कोई भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए फैक्टोरियल 10 लिखा है, तो इसका मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आप कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई जो होते हैं वही इसके जो यानी कि फैक्टोरियल 10 के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक, तो जैसे 1 से लेकर हमने 10 तक मल्टीप्लाई किया तो ये फैक्टोरियल 10 हो गया। अगर फैक्टोरियल 10 को हम चाहें तो 10 और फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को हम बाहर निकाल दें तो बाकी जो है 9 नंबर यहाँ कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई है, तो उसको फैक्टोरियल 9 भी लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 10 की जगह हम 10 इंटू 9 और इंटू 8 फैक्टोरियल 8 भी लिख सकते हैं, एक और निकाल लिया। तो इस तरह से एक बॉक्स की तरह समझो कि 10 नंबर रखे हुए, जिस नंबर को आप बाहर निकालोगे लेकिन कंटिन्यूअस वाले में, ऐसा नहीं कि बीच में से 6 बाहर निकाल लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 10 को बाहर निकाल लिया 9 हो जाएंगे, 9 को भी बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल 8 तक बचेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूअस नंबर शो करता है। ठीक है, अगर हम फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, तो 5 इंटू आप जानते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। मीन्स क्या है, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, ये 120 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू भी फैक्टोरियल की आती है। अब ये समझ सकते हो कि NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यह एक फार्मूला है। ठीक है, क्या है, ये फार्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर NC0 NC1 NC2 सबकी वैल्यू निकलेगी। इसे सीखना है कि NC1 की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, NC0 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर इस चीज को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फैक्टोरियल तो आप समझ चुके होंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, और फैक्टोरियल को यह सिंबल L की तरह जो है सिंबलाइज किया जाता है। आप बुक में देखोगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि इस तरह से भी सिंबलाइज किया गया है, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन अधिक हो जाता है। मान लो ऐसे लिख रहे हो, अगर कहीं जो पॉइंट है वो हट गया या आपने ठीक से इसे नहीं लगाया तो वह कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए प्रिंटिंग वाले पर नहीं, आप अपने अनुसार इस तरह से बनाएं, यह फैक्टोरियल n को शो करेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं NC0 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू रखना है ना। NC0 की वैल्यू क्या होगी, तो NC0 की वैल्यू अगर आप देखें तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0 होगा। आपको मैं बता दूं फैक्टोरियल n की फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी जो है 1 होती है, फैक्टोरियल n की यानी कि 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ये परम्यूटेशन से प्रूव हो जाता है, क्योंकि NPN परम्यूटेशन भी होता है। NPR जो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो उस हिसाब से अगर फैक्टोरियल NPN ले लें आप, NPN, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वह फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n होगा। और आप जानते हैं NP1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। एक्चुअली प्रैक्टिकली आप निकालोगे तो फैक्टोरियल n होगा NPN की वैल्यू, और यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। एक्चुअली 0 को इधर ले आओ, n को उधर ले जाओ, तो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, और यह कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस हिसाब से हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 प्राप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे हो गई। तो यहाँ परम्यूटेशन जो है से आप निकाल सकते हो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आप रख लो, और यहाँ फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो गई, और n माइनस 0 की वैल्यू क्या हो गई, फैक्टोरियल n। तो n से n कट गया, हमेशा फैक्टोरियल NC0 1 होगा। फैक्टोरियल NC0 यानी कि NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यह जैसे केवल NC0 की ही वैल्यू 1 नहीं होगी, अगर आप 5C0 लिखते हो तब भी 1 होगा, 6C0 लिखते हो तब भी 1 होगा, ठीक है, 7C0 लिखते हो तब भी 1 होगा। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आ रही है उसका C0 है तो हमेशा वैल्यू 1 होगी। ठीक, ये चीज यहाँ पर भी देखिए कि NCN की वैल्यू भी 1 होगी। हाउ इज इट, कैसे ये होगा,
तो आप यहीं पर देख लें कि एन सी एन की वैल्यू 1 क्यों होगी। देखिए आप एन सी एन यानी कि एन सी एन अगर है तो फैक्टोरियल एन माइनस एन और फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस एन, इस तरह से लिखा जाएगा फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस एन, क्योंकि आर और आर माइनस एन माइनस आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन से कट जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एन माइनस एन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0 1 अपॉन 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से वैल्यू निकलेगी, यानी कि किसी भी नंबर का एन सी एन ले लें आप तो वैल्यू 1 होगा। तो इस प्रकार से अगर हम 5C5 ले लें तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी, 5 यानी कि 6C6 ले लें तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और 7C7 ले लें, यानी कि कहने का मतलब जो भी नंबर होगा अगर उसके इक्वल ही जो है आर को भी रखा गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक, तो इस तरह से हम निकालते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे ही आप निकालेंगे और इसमें रख लेंगे। और अगर हम देखें कि NC1 की वैल्यू क्या होगी, NC1 की वैल्यू, तो NC1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, NC1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, दोनों कट जाएगा और ये आएगा n। ठीक, NC1 की वैल्यू भी वही होगी, यानी कि n होगी, तो यानी कि अगर आप 5C1 ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 5। ठीक, इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर डालोगे बहुत आसानी से। ठीक है, अगर 6C1 की वैल्यू है तो 6 आएगी। ठीक है, 7C1 की वैल्यू है तो 7 आएगी। ठीक, 4C1 की वैल्यू है तो 4 आएगी। जैसा वैल्यू आप रखेंगे उस तरह से ये निकलता चला जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आप कर लें। और अगर आपको उससे पहले n-1 वाला भी रखते हैं तो इसी के इक्वल आएगा। अगर NC(n-1) की वैल्यू रखते हैं तो आप देखें NC(n-1), तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 होगा और नेक्स्ट फैक्टोरियल n-1 यानी कि n और माइनस n-1 होगा। तो आप जानते हो फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, n बाहर निकालेंगे n-1, आप जैसे 10 को बाहर निकाल लिया था तो 9 आया था, तो n को बाहर निकालेंगे तो n-1 यहाँ होगा और यहाँ फैक्टोरियल n-1 और यह जो निकलेगा फैक्टोरियल में n-1, तो n कट जाएगा यहाँ से n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा n अपॉन फैक्टोरियल 1 और यह हो जाएगा n। ठीक, तो इस तरह से यह फैक्टोरियल n आएगा। तो आप ये ध्यान दो कि अगर 4C या 5C4 हो तो उसकी भी वैल्यू 5 ही आएगी, क्योंकि n-1 है ना, तो एक कम है इससे तो वैल्यू वही n आ रहा है। तो 5C4 हो तो भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि उसमें डिफरेंस 1 का है। ठीक, 6C5 हो तो भी वैल्यू 6 आएगी। इस तरह से आप निकालते चले जाओगे। आप चाहो तो बहुत से वैल्यू इससे निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, फार्मूला ये है। अब देखो नेक्स्ट हम जो है वैल्यू बता रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर NC2 की वैल्यू ले लिया जाए तो NC2 की वैल्यू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 होगा। तो आप कैसे निकालोगे, आप देखो n और n-1 बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल n-2, अंदर फैक्टोरियल n-2 तक हो जाएगा और यहाँ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है 2 × 1 और फैक्टोरियल n-2, ये फैक्टोरियल n-2 कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा n-1 अपॉन 2। तो
आप जो है इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू इसका हो NC2 का हो गया। अगर आप ऐसे ही करो 5C2, तो 5C2 में क्या होगा, 5 माइनस 1 4, 5 इंटू 4 अपॉन 2, यानी कि 2 से कट गया 10 आ जाएगा 5C2। 6C2 अगर लोगे आप तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5/2, ठीक, ये काट दो 3 15। इस तरह से आप इसका वैल्यू निकालते चले जाओगे। 7C2 किसी का भी C2 होगा तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6/2, 2 से इसे काट दो 3 21, ठीक। तो ये निकलता चला जाएगा। जितनी वैल्यू भी आप निकालेंगे बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे, यह पूरी तरह से वैल्यू निकलती चली जाएगी, ठीक है। विद इन द मिनट ये वैल्यू निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखें। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि NCR की जो वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू इक्वल हो रही है, और NC1 की वैल्यू और NCN-1 की वैल्यू इक्वल हो रही है। तो इसका मतलब है अगर NCR आप लिख रहे हो, यह बराबर NCN-R की होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि NCR इक्वल टू NCN-R, क्योंकि अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो n मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो NCR इक्वल टू NCN-R भी इक्वल होगा। क्लियर? तो अब चलिए हम जो है एक माइनस का फार्मूला इस पर लिख देते हैं। आप NC2 NC3 सबकी वैल्यू समझ चुके हैं, और उसके बाद अगर माइनस का फार्मूला लिखते हैं तो इसमें क्या जो है परिवर्तन होगा, और उसके बाद एक जनरल फार्मूला है इसका, उसको लिख देते हैं जनरल टर्म, जो कि व्यापक पद कहा जाता है। उसके बाद इसके एक्सरसाइज आप शुरू कर लेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात, अगर x माइनस a पर पावर n है तो आप क्या लिख सकते हैं, NC0 x पर पावर n माइनस NC1 x पर पावर n माइनस 1 a। जहां जहां a का सिंगल पावर यानी कि ऑड पावर होगा वहां माइनस होता जाएगा, और जहां a का इवन पावर मिलेगा वहां ये प्लस होता चला जाएगा। तो देखिए आप प्लस क्या हो जाएगा, NC2 x पर पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। देखिए a पर क्या है, इवन पावर है तो ये प्लस हो गया। फिर माइनस में आ जाएगा NC3 x पर पावर n माइनस 3 a पर पावर 3, प्लस इस तरह से प्लस -1 पर पावर r, क्योंकि यही पावर तो इसे जो है क्या कर रहा है, प्लस और माइनस बना रहा है। जो c का 3 है इसी वजह से माइनस भी है, क्योंकि ऑड नंबर है, और यह इवन नंबर है इसलिए प्लस है। तो यहाँ पर r जो है -1 पर पावर r, यानी कि ये बताएगा कि ये जो है पर यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। और x पर पावर क्या हो जाएगा, NCR x पर पावर n माइनस r a पर पावर r प्लस डैश डैश NCN। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे माइनस यानी कि प्लस -1 पर पावर n और NCN a पर पावर n। इस तरह से इसका विस्तार होगा। अगर मान लें इसमें हम जनरल टर्म लेना चाहते हैं, व्यापक पद, इसका व्यापक पद, ठीक है, x प्लस a का व्यापक पद लेना चाहते हैं, व्यापक पद या जनरल टर्म, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, जनरल टर्म हम जो मानते हैं TR+1 को मानते हैं, TR+1 को मानते हैं, और यहां पर TR+1 जो होगा NCR। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पहले पद में 0 है, दूसरे पद में 1 है, तो यानी कि अगर यहाँ पर एक बढ़ाकर पद लेते हैं तो वो R पद आएगा, यानी कि NCR होगा
और x पर पावर आप जानते हो n माइनस आर और a पर पावर r, यही इसका व्यापक पद होगा या जनरल टर्म होगा। ठीक, तो ये व्यापक पद या जनरल टर्म से भी हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो उसके साथ साथ हम जो है मिड पॉइंट का भी इसमें यानी कि मध्य पद भी निकालेंगे, इसी के अनुसार निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं एक, और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यह दिया हुआ है x प्लस 2 पर पावर 4, x प्लस 2 पर पावर 4। यहां पर x प्लस 2 पर पावर 4 कैसे लिखेंगे आप, उसी फार्मूले से। तो देखिए n की जगह पर 4 दिया है तो आप लिख लेंगे 4c0 x पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, और a पर पावर यानी 2 पर पावर 0 रहेगा। फिर 4c1 x पर पावर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और 2 पर पावर 1 तो 2 वैसे ही लिखेंगे, 2 पर पावर अगर 1 है तो 2 वैसे ही लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 4c2 और x पर पावर 4 माइनस 2 यानी 2, और 2 पर पावर ये नीचे वाला नंबर लगेगा यानी कि 2। फिर 4c3 होगा, और x पर पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और 2 पर पावर आपका क्या हो जाएगा 3। फिर 4c4 तक ले जाएंगे, हमने बताया है उनके बच्चे ये पूछते हैं कि एक्सपेंशन कहाँ तक ले जाएं, तो 4c4 यानी कि जब ऊपर वाले नंबर के बराबर या नीचे वाला नंबर हो जाता है तो आप समझिए कि वो लास्ट टर्म है इसका, और वहीं तक आप लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 4, और x पर पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, उसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अब 4c0 का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया था अभी कि आप nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 4c0 की वैल्यू भी क्या होगी 1, ये मैंने अभी निकाला था। तो 4c0 की वैल्यू 1 हो गई, x पर पावर 4 हो गया, 4c1 की वैल्यू 4 होगी। आपको मैंने एक फार्मूला अभी बताया था, nc1 की वैल्यू होती है n, तो इसका मतलब 4c1 की वैल्यू होगी 4। बहुत आसानी से आप लिख सकते हो 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू 2। ठीक है, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई के ही साइन है, और 4c2 इसमें हमने बताया था अगर nc2 है तो आपको क्या करना है n माइनस 1/2 होता है, तो 4c2 आप समझ सकते हो यानी कि 4 और 4 माइनस 1/2 यानी कि 4 इंटू 3/2, यानी 2 से 4 काट दो यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा, तो 4c2 क्या हो जाएगा 6, और x स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, नथिंग मैटर, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल डाट ही से रिप्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ 4c3, जब 4c3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 4c1 के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है जो कि यह है, तो 4c3 की वैल्यू 4c1 यानी कि 4 के बराबर हो गई इंटू x इंटू 8। ठीक, और 4c4 की वैल्यू वही होगी जो 4c0 की वैल्यू है, यानी कि ncn की वैल्यू भी 1 होती है, अभी मैंने बताया। तो 4c4 की वैल्यू 1 इंटू 2 पर पावर 4 मतलब 16 हो गया, ये क्या हो गया 16। ठीक, तो यहां तक आपने निकाल लिया, ये आप कैलकुलेशन तो समझ गए होंगे। ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए आप, यह x पर पावर 4 हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8 x क्यूब प्लस 6 4 जा 24 x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 16
और यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह आंसर आपका होगा और हमारे ख्याल से आप इसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो माइनस में भी है और अपॉन में भी है, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x, 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x पर पावर 6। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पावर 6 है, लेकिन नथिंग मैटर, हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से। तो क्या हो जाएगा 6c0 और 2x स्क्वायर पर पावर, ये 2 है ध्यान रखिएगा, 2x स्क्वायर पर पावर 6 होगा प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस होता जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ जब भी ये इवन पावर में आएंगे तो माइनस होगा, इवन पावर में आएंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पर 8 पावर हो जाएगा क्योंकि 6c1 है, तो 6c1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर पर पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5, और यह हो जाएगा 3 अपॉन x प्लस, अब होगा क्योंकि 6c2 लेना है तो हमें 6c2 लेना है, तो यानी कि 2 पर पावर 2x स्क्वायर पर पावर 4 हो जाएगा 6c2 यानी कि 4 होगा, 4 और इनटू यह हो जाएगा 3/x होल स्क्वायर, यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर है, माइनस 6c और 2x स्क्वायर पावर 3 एंड 3 अपॉन x पावर 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और 6 माइनस 3 भी 3 होगा, फिर प्लस में 6c4 2x स्क्वायर पर पावर यह हो जाएगा 2 और 3 अपॉन x पर पावर 4। अब उसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस, क्योंकि यह 5 आएगा, 6c5 और 2x स्क्वायर पर पावर 1 हो जाएगा, और यह 3 अपॉन x पर पावर 5 प्लस 6c6 ये हो जाएगा, और 2x पर पावर 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर पर पावर 0 तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये 3x पर पावर क्या हो जाएगा 6 सॉरी नॉट 5, ये लास्ट टर्म है ना 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू क्या होगा 6c0 की वैल्यू आप जानते हो 1, किसी भी c0 की वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि nc0 की वैल्यू 1 होगा, तो 1 और 2 पर पावर 6 यानी कि क्या होगा 64। आप देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 यानी कि यह 64 हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा लें आप, और x पर पावर 12 हो जाएगा, ये होगा। फिर 6c1 तो इसकी वैल्यू 6 होगी, 6c1 की वैल्यू आप निकाल कर देखेंगे, क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है, तो 6c1 की वैल्यू 6 होगी। 2 पर पावर 5 मतलब 32, x पर पावर 10, और यहाँ पर 3 अपॉन क्या हो जाएगा x, तो इस x से x घट जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब देखेंगे C6c2 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू, आप निकाल सकते हो 6 इंटू 5/2 यानी 6 इंटू 5/2, तो 2 से 6 काटोगे 3 यानी 15 हो जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ 15 और 2 पर पावर 4 का मतलब 16 इंटू x स्क्वायर, x पर पावर 8 हो जाएगा, और इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन x स्क्वायर।
ये हो जाएगा, आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 6C3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो यहाँ 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये 3 निकलेंगे बाहर, और फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2, तो 3 से काटो 2 से काटो ये, तो ये क्या हो जाएगा 20। यह NC देखिए आप कैसे निकला, यहाँ जो है NC3 आप जब निकालेंगे NC3 यानी कि n की जगह क्या है 6C3, तो फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ये हो जाएगा। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 20, तो यहाँ आप लिखेंगे 20 और 2 का क्यूब जो होगा वो 8 होगा, x पर पावर 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब जो है 27 अपॉन x क्यूब यानी कि x क्यूब हो जाएगा। फिर आपको 6C4 की वैल्यू निकालनी है, जो वही वैल्यू होगा जो 6C2 की होगा, क्योंकि डिफरेंस 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 6C2 की वैल्यू 15 है तो 6C4 की वैल्यू भी 15 होगी, और 2 पर पावर 2 यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जरा ध्यान दें कि यह वैल्यू 6 हो जाएगी, जो यहाँ 6C3 2 पावर 3 8 हो गया, और 6 पावर 3 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये भी स्क्वायर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पर पावर 4 यानी कि 81 अपॉन x पर पावर 4 कितना हो जाएगा, x पावर 4 ही लिखा जाएगा। एंड अब जो है माइनस 6C5 की वैल्यू लिखेंगे तो 6 होगी, और 2x स्क्वायर होगा, और 3 पर पावर 5 243 होगा, 243 अपॉन x पर पावर 5, क्योंकि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 होता है। अब देखिए यहाँ पर यह 6C6 की वैल्यू 1 होगी, और 3 पर पावर 6 होगा, तो 3 पर पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा 729। कैसे होगा आप काउंट कर सकते हो, और x पर पावर 6 कैसे होगा, तो आप काउंट कर सकते हो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 3 जा 729, यानी कि इस तरह से यह 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 का, और 729 होगा, ठीक है। तो अब यह जो है कैलकुलेशन तो हो गया है, अब पुनः आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगेन कैलकुलेट करें तो ये 64 x पर पावर 12, पहला पद होगा 64 x पर पावर 12 माइनस यहाँ पर x पर पावर 9 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18 18 2 जा 36, यहाँ 6 लिखेंगे, 18 3 जा 54 और 3 57, यहाँ पर 57 हो जाएगा, और x पर पावर जो है यह 9 हो जाएगा। देखिए आप कैलकुलेशन प्रॉपरली कर लीजिएगा। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 का 6 में मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 2 जा 36, यहाँ पर 6 लिखा, 3 हाथ में आया, और 18 3 जा 54 प्लस 3 57, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म है, आप यहाँ पर 15 इंटू 16 इंटू 9 करेंगे तो कैसे ये मल्टीप्लाई होगा, आप देखिए 16 9 जा 144 होता है, और 15 4 जा 144 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 9 कितना होता है 60 होता है, तो 15 4 जा 60 का 0 लिखेंगे, और 15 4 जा 60 प्लस 6 66 होगा, और 6 लिखेंगे, और 15 1 जा 144 आया था ना, 15 1 जा आपका कितना होगा 15, और फिर 6 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, और x पर पावर 6 आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओनली कैलकुलेशन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो
16 यानी कि 20 इंटू 8 160 होगा। 160 का पहले तो आप 0 लगा लो और 16 बचा। 16 से 27 का मल्टीप्लाई करना है। 16 7 जा, यह क्या हो जाएगा 112। तो 112 का 2 यहाँ पर रखेंगे और 16 2 जा 32 और 11 32 और 11 क्या होगा 43, यह 43 होगा। और x पावर 6 माइनस x पावर 3 होगा, -3 हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेंगे कि 8 2 जा 16 होता है, 0 यहाँ आ गया और 16 से 7 का मल्टीप्लाई 112, 16 7 जा तो 2 आ गया और 16 2 जा 32 प्लस 11 जो कैरी ऑन था यानी कि हासिल आया था उसको आप ऐड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि 15 इंटू 4 क्या होगा, 15 इंटू 4 आपका 60 हो जाएगा और 60 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 0 लिख लेंगे और 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 8 जा 48 तो 48 लिख लेंगे। हो गया ना कैलकुलेशन। देखिए 15 4 जा 60, आपने 0 लिख लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 81 को, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48 यहाँ पर आपने लिख लिया। अब x पर पावर 4 x पर पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सेम पावर एंड सेम क्वांटिटी दे विल कैंसिल टुगेदर। और यहाँ पर ये अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 और माइनस में कर लीजिए 6 2 जा 12 हो गया और 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 का तो 36 हो जाएगा। 12 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 48 और 3 51 हो जाएगा और 12 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 और ये कितना आया था 51 यानी कि 5 24 और 5 29। इस तरह से अपॉन यहाँ पर x स्क्वायर है, x पावर 5 है यानी कि x क्यूब आ गया। ठीक है, 1 टाइम्स आप पुनः भी चेक कर लें। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 3 आया, 12 4 जा 48 और 3 51 हुआ और 12 2 जा 24 और 5 29 अपॉन यानी 2016 अपॉन x क्यूब प्लस 729 अपॉन x पर पावर 6 और यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, ठीक है, तीसरे में आपको आंसर मिल गया। लेकिन कैलकुलेशन में और इस स्टेप को लिखने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये इसका एप्लीकेशन हम यूज करते हैं नेक्स्ट टर्म पर कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, क्या अलजेब्रा में ही ये यूज होता है? नहीं, अर्थमेटिक्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। और यह होगा क्या, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी ये वीडियो मिल सके जो कि वह इस बाइनोमियल थ्योरम को प्राइमरी लेवल से ही देखकर और काफ़ी जो है अपने क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको भी टारगेट कर सकें और उससे भी सॉल्व कर सकें। देखिए आप जब बेसिक समझ जाएंगे इसका तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप खुद इसे कई क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं एक। ठीक है, आज का ये तीसरा क्वेश्चन, ये 51 पर पावर 4 है, तो 51 पर पावर 4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से। देखिए 51 पर पावर 4 कोई वो नहीं है, 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 4 टाइम्स करिएगा आ जाएगा। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको कैसे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके जो है हम लाते हैं, इसकी जो है सबसे खास विशेषता है कि आप क्या करें 50 प्लस 1 कर लें। अब ये देखिए बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया और पावर 4, देखिए किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल से। अब कहोगे सर जब 51 इंटू 51 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसको बाइनोमियल से क्यों करें? क्योंकि कभी कभी ये तो छोटे एग्जांपल्स हैं ना आपके सामने आ गए, कभी कभी बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं
जो कि जनरली आप मल्टीप्लाई करके नहीं कर पाते हो, उससे अच्छा कि हम बाइनोमियल थ्योरम से उसे कर लें। ठीक है, तो आप क्या करोगे 50 तो 4c0 जो पावर है 4c0 और 50 पर पावर क्या हो जाएगा 4, यही चलता है। फिर आपका यहाँ पर वैल्यू होगा 4c1 50 पर पावर 3 और 1 ये हो जाएगा। फिर 4c2 50 पर पावर 2 और 1 पर पावर 2, 4c3 50 पर पावर 1 क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आता है और 1 पर पावर 3 हो जाएगा, और 4c4 1 पर पावर 4 क्योंकि ये लास्ट वाला बढ़ता जाता है और जो पहला वाला टर्म है वो पावर घटते जाते हैं। बस इसमें क्या करना, 4c0 की वैल्यू आप जानते हो 1 है, 50 यानी कि 5 पर पावर 4 जो है क्या हो जाएगा 625 और 4 जीरो आ जाएगा। आप 5 पर पावर 4 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625। ठीक है, इस तरह से, और 4 जीरो आपने कैलकुलेट कर लिया। 4c1 में वैल्यू क्या हो जाती है 4, आपको याद हो जाएगा इस तरह से, और 50 का अगर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 125 क्योंकि 5 का होल क्यूब 125 और 000 हो जाएगा। 4c2 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 4c2 की वैल्यू आप देखो तो यहाँ पर 4 इंटू 3/2 हमने बताया था कि nc2 में n-1/2 होता है, 4 इंटू 3/2 2 से इसे काटोगे आप 6 पाओगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 और 50 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर 25 और जितना पावर है उतना जीरो बढ़ाते चले जाइए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 पर किसी भी पावर का कोई असर नहीं होता है, केवल किसको छोड़कर, इनफाइनाइट को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए वह 4 पावर 4c3 यानी कि इसकी वैल्यू होगी 4 क्योंकि जो 4c1 की वैल्यू होगी वही 4c3 की वैल्यू होगी इंटू 50 इंटू 1, और फिर 4c4 की वैल्यू 1 होगी और 1 पर पावर 4 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 पर पावर 3 1 होता है, तो अब इस हिसाब से आप क्या लिखेंगे 625 4 टाइम्स 0, फिर 4 से 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो 125 4 से मल्टीप्लाई करने 500 आएगा, 500 का लो और कितने जीरो हैं भाई बढ़ा दो, 000 थे 000 यहाँ रख लो, 6 से 25 मल्टीप्लाई करोगे 150 होगा, ये तो जनरल मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि 6 से 25 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, और 4 से 50 मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या मिल जाएगा 200 प्लस 1 इंटू 1। देखिए आपके 5 पद आए होंगे, 1 2 3 4 5, पावर से एक अधिक पद आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब जो है सबको हम ऐड करते हैं, लास्ट वाला 1 है, फिर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सेकंड प्लेस पर कोई नंबर नहीं, सब जीरो है, थर्ड प्लेस पर 2 है, 2 को लिख लिया, फोर्थ प्लेस पर थर्ड प्लेस पर 2 है, फोर्थ प्लेस पर 5 है यहाँ तो 5 लिख लेंगे हम। ठीक है, फोर्थ प्लेस पर आप देखिए 5 है और यहाँ फोर्थ प्लेस तो कोई नहीं है, यहाँ फोर्थ प्लेस पर आपका 0 है, यहाँ फोर्थ प्लेस पर 0 है, और फिफ्थ प्लेस पर आप देखें 1 है, फिफ्थ प्लेस पर यहाँ 0 है और फिफ्थ प्लेस पर यहाँ 5 है, 1 5 क्या होगा 6, इसी तरह से ऐड करते हैं। फिर फिफ्थ प्लेस तक तो हो गया, सिक्स प्लेस पर आते हैं 1 2 3 4 5 6, सिक्स प्लेस पर 5 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6, सिक्स प्लेस पर 2 है तो 5 2 7 हो गया, और यह सेवेंथ प्लेस का है जो कि 6 हो गया, और नाउ यू हैव गॉट द आंसर 6 यानी कि 6 7 6 5 2 0 1। यू कैन कैलकुलेट इट वंस, टेंस, 100 1000 10,000 lakh 10 lakh यानी 67 lakhs 65,201। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो ये, यानी कि 67,65,201 इसका आंसर आया, और आपने किसके हेल्प से किया, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आपने किया। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन और लो और वह
क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा और यह 49 का होल क्यूब निकालना होगा। सो आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, आप बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से 49 का होल क्यूब आप निकालेंगे। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा जो है बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने में और सीखने में। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपको इससे काफी जो है बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पता चला होगा। और यह बाइनोमियल थ्योरम का पहला लेक्चर है। इससे पहले जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और डिटर्मिनेंट जो कि सारिक है, वो सभी लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, उसे लगाइएगा भी। ठीक है, और यह बाइनोमियल थ्योरम है तो आप इसको भी पढ़िए और आपके कोर्स का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।